मैं देश के नौजवानों से कहूंगा कि आप राजनीति को बुरा मत मानिए। राजनीति में संवेदनशील लोगों की जरूरत है। मैं रात को 2 बजे कार्यक्रम था, मैं वहां गेस्ट हाउस पर गया, लेकिन मैं सो नहीं पाया। मैंने फिर से करीब आधे पौने घंटे के बाद सबको बुलाया। मैंने कहा देखिए, अगर ये लोग थक ना गए हो तो मैं सुबह 7 बजे इनको मिलना चाहता हूँ। दोस्तों, इंडियन यूट्यूब क्रिएटर्स और इंडियन पॉडकास्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा दिन। दोस्तों, निखिल कामत ने जो माननीय प्रधानमंत्री जी का पॉडकास्ट किया 2 घंटे का, उसमें दोस्तों पूरी की पूरी उनके जीवन की समरी निकल करके आ गई। दोस्तों, एक लीडर को किस तरीके से सोचना चाहिए, एक लीडर का जीवन कैसे होना चाहिए, राजनीति को लोग गंदा क्यों समझते हैं और अच्छा कैसे राजनीति को हम बना सकते हैं, ये सारे मुद्दों के ऊपर माननीय मोदी जी ने दिल खोल करके अपने जो विचार हैं वो व्यक्त किए। पॉडकास्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किसी का जीवन कितना सरल होने के बावजूद भी कितना प्रभावी हो सकता है। इस 2 घंटे की पॉडकास्ट में बहुत सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा की गई है। इस पूरी की पूरी पॉडकास्ट को दोस्तों एक समरी के रूप में कैसे देखा जाए, ये एक छोटा सा प्रयास है हमारे चैनल के माध्यम से। दिस इज द रिक्रिएशन ऑफ द एंटायर पॉडकास्ट। तो आशा करते हैं कि ये पॉडकास्ट के जो कुछ इंपॉर्टेंट जो पहलू हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको अच्छे लगेंगे और आप इसको पसंद करेंगे। दोस्तों, ये एक छोटा सा प्रयास है। चलिए देखते हैं इस पूरी की पूरी पॉडकास्ट को एक समरी के रूप में। थैंक यू सो मच। क्या किया था? If you can throw some light on the first era of your life. देखिए, वैसे तो सबको पता है मेरा जन्म गुजरात में, नॉर्थ गुजरात में महसाना डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ वडनगर एक छोटा सा टाउन है। जब हम छोटे थे तब तो शायद 15,000 की आबादी थी, मोटा मोटा मुझे याद है। मैं उस स्थान से हूँ, लेकिन तब तो जैसे हर एक का अपना एक गांव होता है, वैसा एक मेरा गांव था। मेरे गांव एक प्रकार से गायकवाड़ी स्टेट था। तो गायकवाड़ स्टेट की एक विशेषता थी, हर गांव में एजुकेशन के प्रति बड़े आग्रही थे। एक तालाब होता था, पोस्ट ऑफिस होती थी, लाइब्रेरी होती थी, ऐसे 4-5 चीजें। यानी गायकवाड़ी स्टेट का गांव है तो ये होगा ही होगा, ये उनके व्यवस्था थी। तो मैं वो उस गायकवाड़ी स्टेट की जो प्राइमरी स्कूल बनी हुई थी उसमें ही पढ़ा था। तो मेरे खैर बचपन में वहीं रहा। तालाब था तो स्विमिंग करना सीख गए वहाँ। मेरे परिवार के सबके कपड़े मैं धोता था, तो उसके कारण मुझे तालाब जाने की इजाजत मिल जाती थी। बाद में वहाँ एक भागवताचार्य नारायणाचार्य हाई स्कूल था, BN हाई स्कूल। वो भी एक प्रकार से चैरिटेबल ही था। वो कोई आजकल का जो एजुकेशन की स्थिति है वैसे नहीं थी। तो मेरा वहाँ स्कूली शिक्षा वहाँ पर हुई। उस समय ये 10+2 नहीं था, 11वीं कक्षा हुआ करती थी। मैंने कहीं पढ़ा था कि चाइनीज फिलोसोफर ह्यूएन त्सांग वो मेरे गांव में रहे थे, तो उस पर एक फिल्म बनाने वाले थे। तो मैंने उस समय शायद उनकी यहाँ एम्बेसी को या किसी को चिट्ठी लिखी थी कि भाई आपने कहीं पढ़ा है कि आप ह्यूएन त्सांग के लिए फिल्म बना रहे हैं, तो मेरे गांव में वो रहते थे, अब उसको भी जिक्र कहीं करना। ऐसा करके मैंने कुछ प्रयत्न किया था। वो बहुत साल पहले की बात है। उसके पहले मेरे गांव में एक रसिक भाई दवे करके थे। वे कांग्रेस के लीडर थे, थोड़े समाजवादी विचार के भी थे, और मूल वो सौराष्ट्र के थे और मेरे गांव में आकर के बसे थे। वो हम स्कूल को बच्चों को कहते थे कि देखो भाई, तुम कहीं पर भी जाओ और कोई भी पत्थर तुम्हें मिले जिस पर कुछ लिखा हुआ हो या कहीं कुछ उस पर नक्काशी की हुई हो, तो वो पत्थर इकट्ठे करके स्कूल के इस कोने में डाल देना। धीरे धीरे वो बड़ा ढेर हो गया था। लेकिन तब मुझे समझ आया कि उनका इरादा ये था कि बहुत पुरातन गांव है, यहाँ के हर पत्थर में कोई न कोई स्टोरी है। इकट्ठा करो, जब भी कोई व्यक्ति आएगा तो इसको करेगा, शायद वो कल्पना रही होगी। तो मेरा भी ध्यान उस तरफ गया।
2014 में जब मैं प्रधानमंत्री बना तो स्वाभाविक दुनिया के लीडर से कर्टसी कॉल करते हैं। तो चीन के राष्ट्रपति शी, उनका कर्टसी कॉल आया, शुभकामनाएं वगैरह वगैरह बातें हुई। फिर उन्होंने खुद ने कहा कि मैं भारत आना चाहता हूं। मैंने कहा बिल्कुल स्वागत है आपका, आप जरूर आइए। तो कहा लेकिन मैं गुजरात जाना चाहता हूं। मैंने कहा तो और अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गांव वडनगर जाना चाहता हूं। मैंने कहा क्या बात है, आपने यहां तक का कार्यक्रम बढ़ा दिया है। बोले तुम्हें मालूम है क्यों? मैंने कहा नहीं, मुझे मालूम नहीं। तो बोले मेरा और तुम्हारा एक स्पेशल नाता है। मैंने कहा क्या? ह्यूएन जो चाइनीज फिलोसोफर था, वो सबसे ज्यादा समय तुम्हारे गांव में रहा था, लेकिन वापस जब आया चाइना तो मेरे गांव में रहा था। तो बोले हम दोनों का ये कनेक्ट है। और अगर आप अपने बचपन के बारे में और चीजें याद करें, जब आप छोटे थे क्या आप अच्छे स्टूडेंट थे? आपकी इंटरेस्ट क्या थे इस टाइम? मैं एक बहुत ही सामान्य विद्यार्थी रहा। मैं कोई किसी भी प्रकार से कोई मुझे नोटिस करे ऐसा नहीं था। लेकिन मेरे एक टीचर थे वेलजी भाई चौधरी करके, वो मेरे प्रति बहुत वो रखते थे। तो एक दिन वो मेरे पिताजी को मिलने गए थे। मेरे पिताजी को कह रहे थे इसके अंदर इतनी टैलेंट है, लेकिन ये कोई ध्यान नहीं केंद्रित करता है, ऐसे ही है, जबाती बातें की चीजें करता रहता है। तो बोले हर चीज इतनी जल्दी ग्रास्प करता है, लेकिन फिर अपनी दुनिया में खो जाता है। तो वेलजी भाई की मुझसे बहुत अपेक्षा थी, मेरे वेलजी भाई चौधरी की। तो मेरे टीचरों का मुझ पर प्यार बहुत रहता था, लेकिन मुझे ज्यादा पढ़ना है, अगर उसमें कंपटीशन का एलिमेंट है तो मैं शायद उससे दूर भागता था। मुझे कोई उसमें रुचि नहीं थी। ऐसे ही परीक्षा पास कर लो भाई, निकाल दो, ऐसा ही रहता था। लेकिन और एक्टिविटी में बहुत करता था। कुछ भी नई चीज है तो उसको तुरंत पकड़ लेना, ये मेरा नेचर था। सर, आपके कोई ऐसे बचपन के दोस्त हैं जो अभी भी आप टच में रहते हैं? ऐसा है कि मेरा केस थोड़ा विचित्र है। बहुत छोटी आयु में मैंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ा मतलब सब कुछ छोड़ा मैंने, किसी से मेरा संपर्क नहीं था। तो बहुत बड़ा गैप हो गया। तो मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था, किसी से कुछ लेना देना भी नहीं था। और मेरी जिंदगी भी एक अनजान ऐसे ही भटकते इंसान की थी, कोई कौन पूछेगा मुझे। तो मेरा जीवन ऐसा नहीं था। लेकिन जब मैं सीएम बना तो मेरे मन में कुछ इच्छाएं जगी। एक इच्छा ये जगी कि मेरे क्लास के जितने दोस्त हैं पुराने, सबको मैं सीएम हाउस में बुलाऊंगा। उसके पीछे मेरी साइकोलॉजी ये थी कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे किसी भी व्यक्ति को ये लगे कि अपने आप को बड़ा तिस्मार का बन गया है। मैं वही हूं जो सालों पहले गांव छोड़ के गया था। मुझ में बदलाव नहीं आया है। उस पल को मैं जीना चाहता था, और जीने का तरीका यही है कि मैं उन साथियों के साथ बैठूं। लेकिन वो चेहरे से भी पहचान नहीं पाता था मैं, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया। वो हरे के बाल सफेद हो चुके थे, बच्चे बड़े हो गए थे सब। लेकिन मैंने सबको बुलाया, शायद 30-35 लोग इकट्ठे हुए थे हम। और रात को बड़ा खाना वाना खाया, गपशप मारे, पुरानी बचपन की आदत ताजा की। लेकिन मुझे वो बहुत आनंद नहीं आया। आनंद इसलिए नहीं आया कि मैं दोस्त खोज रहा था, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नजर आता था।
तो वो खाई पटी नहीं। और मेरे जीवन में शायद तू कहने वाला कोई बचा ही नहीं, ऐसी स्थिति हो गई है। सब अभी भी संपर्क में है, लेकिन बड़े सम्मान से मेरे प्रति वो लोग देखते रहते हैं। तो एक टीचर थे मेरे, रास विहारी मणियार, उनका भी स्वर्गवास हुआ कुछ समय पहले, और वो करीब 93-94 थे। वो मुझे चिट्ठी हमेशा लिखते थे, उसमें वो तू लिखते थे। बाकी तो एक इच्छा, मैं सीएम बना तो एक थी कि मैं अपने स्कूल के दोस्तों को बुलाया। दूसरी मेरी इच्छा थी, जो शायद हिंदुस्तान के लोगों के लिए अजीब होगा, मेरा मन करता था मैं मेरे सभी टीचर्स को सार्वजनिक रूप से सम्मान करूंगा। तो मुझे बचपन से जिन्होंने पढ़ाया है और स्कूली शिक्षा तक जो भी मेरे टीचर रहे, मैंने सबको ढूंढा, और सीएम बनने के बाद उनका बहुत बड़ा सार्वजनिक सम्मान किया मैंने। और हमारे गवर्नर साहब थे शर्मा जी, वे भी उस कार्यक्रम में आए, और गुजरात के सभी लब्ध प्रतिष्ठित लोग उस कार्यक्रम में थे। और मैं, एक मैसेज मेरे मन में था कि मैं जो कुछ भी हूं, इनका भी कुछ न कोई योगदान है मुझे बनाने में। कोई मेरा बाल मंदिर के टीचर रहे होंगे, कोई सबसे बड़ी आयु के टीचर 93 ईयर के थे। करीब 30-32 टीचर्स को बुलाया था, और उनका सबका मैंने सार्वजनिक रूप से सम्मान किया। और मेरे जीवन की वो बड़ी अच्छी पल थी कि मेरे मन में लगता नहीं है। फिर मैंने एक दिन मेरे जीवन में किया, मेरा जो बृहद परिवार था, मेरे भाई, उनके संतान, बहन, उनके संतान, जो भी परिवार के लोग, क्योंकि उनको भी मैं पहचानता नहीं था, क्योंकि मैं छोड़ चुका था। लेकिन एक दिन मैंने मेरे सीएम हाउस में सबको बुलाया, सब परिवारजनों को परिचय किया मैंने, ये कौन किसका बेटा है, किसकी शादी कहाँ हुई है, क्योंकि मेरा तो कोई नाता रहा नहीं था। तो तीसरा काम मैंने ये किया। चौथा, मैंने जब संघ के जीवन में मैं था, तो शुरू में जिन परिवारों में मुझे खाना मिलता था, खाना खाने जाता था, कई परिवार थे जो इन्होंने मुझे खिलाया पिलाया। कोई जीवन भर मेरा अपना तो कोई खाने की व्यवस्था नहीं थी, ऐसे ही मैं खाता था। तो उन सबको मैंने बुलाया था। तो जिसको कहेंगे मैंने अपनी इच्छा से कोई चीजें की, इतने पिछले 25 साल हो गए मुझे, तो ये 4 चीजें की मैंने। मेरे स्कूल के दोस्तों को बुलाया, जिनके घर मैंने खाना खाया था वो उनको बुलाया, मेरे अपने फैमिली के लोगों को बुलाया, और मैं मेरे टीचर्स को बुलाया। अगर आप, if you have to think कि there is some category of people or some age group of people in society जिससे आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, अगर आप एक एज ग्रुप डिफाइन कर सके तो वो कौन सी होगी? तो मेरे लिए बाय एंड लार्ज कहा जाता था कि भाई नरेंद्र भाई को ढूंढना है तो कहाँ ढूंढोगे? तो जहाँ 15-20 नौजवानों के बीच में ठाके मारता होगा तो बोले वहीं खड़ा होगा वो। तो वे भी एक छवि थी मेरी। तो इसलिए शायद आज तो मैं हर क्षेत्र से, हर उम्र से दूरी महसूस नहीं करता हूं। कनेक्ट वाला शब्द जितना शायद परफेक्ट आंसर तो मेरा नहीं होगा, लेकिन दूरी महसूस नहीं करता हूं मैं। जैसे आप कह रहे थे कि आपको कंपटीशन अच्छा नहीं लगता, पीपल लाइक जिड्डू कृष्णमूर्ति, अ लॉट ऑफ वेरी इवॉल्व्ड थिंकर्स, वो ऐसी बातें करते हैं कि कंपटीशन अच्छा नहीं है। somebody coming from that school of thought into politics, जहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है, वो पॉलिटिक्स में वो सेम आइडियोलॉजी कैसे लेके आ सकते हैं? देखिए, बचपन में जो कंपटीशन नहीं, वो तो आलसीपन होगा, कोई बड़ी फिलोसॉफी वगैरह कुछ नहीं होगा। ऐसे ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार जो एक बच्चों का रहता है, वैसा ही होगा मेरा। मैं नहीं मानता हूँ कोई फिलोसॉफी मुझे गाइड करती थी, ऐसा मैं नहीं मानता।
मुझे लगता ठीक है, वो ज्यादा नंबर लाएगा लाएगा, मैं क्या है, मैं अपना क्यों ज्यादा करूं। तो दूसरा, मैं सब बंदर का व्यापारी जैसा था जी, जो हाथ लगे समय पर उसको छू लेता था मैं। चाहे मानिए कोई भी ऐसे कंपटीशन होगा तो मैं उसमें उतर जाऊंगा, नाट्य स्पर्धा होगी तो उतर जाऊंगा। यानी ये चीजें मैं सहज रूप से कर लेता था। अब मेरे यहाँ एक मिस्टर परमार करके मेरे टीचर थे, बड़े वो पीटी टीचर कहते हैं शायद, फिजिकल ट्रेनिंग वाले टीचर थे। तो मेरे यहाँ एक हवेली में एक छोटा सा अखाड़ा था। तो मैं इनसे इतना इंस्पायर हुआ तो मैं रेगुलर जाता था, मलखम्ब सीखता था मैं उस समय। कुश्ती मतलब सीखता क्या होता है सर? कुश्ती। कुश्ती और मलस्तंभ, जो लकड़ी का एक बहुत बड़ा पिलर होता है, इस पर जो खास करके महाराष्ट्र में वो मलस्तंभ होता है। अच्छा। वैसे वो मैंने शरीर को सुगठित बनाने के लिए उत्तम एक्सरसाइज है वो। एक प्रकार से खंबे पर करने वाला योगा है एक प्रकार से वो। तो मैं चला जाता, सुबह 5 बजे उठ के उनके पास चला जाता था मैं, और वो भी मेरे पीछे मेहनत करते थे। लेकिन मैं खिलाड़ी नहीं बना, ठीक है, कुछ समय किया, छोड़ दिया, ऐसा ही रहा। अगर किसी युवा को आज पॉलिटिशियन बनना है तो उसमें ऐसी कोई टैलेंट्स है जो आप परख सकते हैं ऐसे कि ये होना चाहिए? दो चीजें अलग अलग है। पॉलिटिशियन बनना वो एक पार्ट है, और पॉलिटिक्स में सफल होना वो दूसरी चीज है। तो दो अलग तरीके से। तो एक तो हो गया है राजनीति में आना, दूसरा होना है सफल होना। मैं मानता हूं कि उसके लिए तो आपका एक डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, जनता के सुख दुख के आप साथी होने चाहिए, आप एक्चुअली अच्छे टीम प्लेयर होने चाहिए। आप ये कहो कि मैं तिस्मार खा हूं और मैं सबको चलाऊंगा और दौड़ाऊंगा, सब मेरा हुक्म मानेंगे, तो वो हो सकता है उसकी राजनीति चल जाए, चुनाव जीत जाए, लेकिन वो सफल राजनेता बनेगा गारंटी नहीं है। और देखिए, देश में मैं कभी कभी सोचता हूं, हो सकता है मैं जो सोचता हूं वो विवाद भी पैदा कर सकता है। जब आजादी का आंदोलन चला, उसमें समाज के सब वर्ग के लोग जुड़े, लेकिन सब पॉलिटिक्स में नहीं आए। कुछ लोगों ने अपना जीवन बाद में शिक्षा को दे दिया, किसी ने खादी को दे दिया, किसी ने प्रौढ़ शिक्षा को दे दिया, किसी ने ट्राइबल की भलाई के लिए, ऐसा रचनात्मक कामों में लग गए। लेकिन देशभक्ति से प्रेरित वो आंदोलन था, आजादी का आंदोलन। हर एक के मन में एक जज्बा था, भारत को आजाद कराने के लिए मुझसे जो होगा मैं करूंगा। आजादी के बाद उसमें से एक लॉट राजनीति में आया। और शुरू में देखिए, राजनीति के बाद हमारे देश में जितने टॉलवर्ड लीडर्स थे वो आजादी के जंग से निकले हुए लीडर थे। तो उनकी सोच, उनकी मैच्योरिटी, उसका रूप अलग है, बिल्कुल ही अलग है। इनकी बातें, उनकी बिहेवियर की जो चीजें सुनने को मिलती है, उसमें एक बहुत ही समाज के प्रति अतिशय समर्पण भाव। और इसलिए मेरा मत है कि राजनीति में निरंतर अच्छे लोग आते रहने चाहिए, और मिशन लेकर के आए, एम्बिशन लेकर के नहीं। अगर मिशन लेकर के निकले हो तो कहीं न कहीं तो आपको स्थान मिलता जाएगा। एम्बिशन से ऊपर होना चाहिए मिशन। फिर आपके अंदर क्षमता हो गई। अब जैसे महात्मा गांधी,
आज के युग के नेता की जो आप परिभाषा देखते हैं तो उसमें महात्मा जी कहाँ फिट होते हैं? पर्सनालिटी वाइज शरीर दुबला पतला सा, ऑरेटरी न के बराबर थी। तो उस हिसाब से देखे तो भाई वो लीडर बन ही नहीं सकते थे। तो क्या कारण था? तो जीवन बोलता था। और ये जो ताकत थी उसने इस व्यक्ति को पीछे पूरे देश को खड़ा कर दिया था। और इसलिए ये जो आजकल ये जो बड़े प्रोफेशनल कैटेगरी में पॉलिटिशियन का रूप देखा जा रहा है, लच्छादार भाषण करने वाला होना चाहिए, ये कुछ दिन चल जाता है, तालियां बज जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो जीवन काम करता है। और दूसरा मेरा मत है कि भाषण कला, ऑरेटरी, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं? अब देखिए महात्मा गांधी हाथ में अपने से भी ऊंचा डंडा रखते थे, लेकिन अहिंसा की वकालत करते थे। बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट था, लेकिन कम्युनिकेट करते थे। महात्मा जी ने कभी टोपी नहीं पहनी, लेकिन दुनिया गांधी टोपी पहनती थी। कम्युनिकेशन की ताकत थी। महात्मा गांधी का राजनीति क्षेत्र था, पॉलिटिक्स था, लेकिन राज्य व्यवस्था नहीं थी। वो चुनाव नहीं लड़े थे, वो सत्ता पे नहीं बैठे थे, लेकिन मृत्यु के बाद जो जगह बनी उसको नाम राजघाट रखा। और सर, जो आपने अभी कहा है, ये आज के पूरे कॉन्वर्सेशन का पॉइंट हमारे लिए यही है कि वी वांट टू टेल यंग पीपल कि थिंक ऑफ पॉलिटिक्स एज एंटरप्रेन्योरशिप, एंड व्हाट आई एम होपिंग इज एट द एंड ऑफ दिस, एक 10,000 यंग स्मार्ट इंडियंस गेट मोटिवेटेड बाय योर लाइफ, get inspired to try and be politicians in India. लाल किले से तो कहा था कि देश को 1 लाख ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो राजनीति में आए। और मैं मानता हूं कि लेना पाना बनना, ये अगर मकसद है तो उसका आयुष्य बहुत लंबा नहीं है जी। एंटरप्रेन्योर के पास जो पहली ट्रेनिंग होती है ग्रो करने की, यहां पहली ट्रेनिंग होती है खुद को खपा देने की, जो है वो भी दे देने की। वहां पर मेरी कंपनी या मेरा प्रोफेशन, उसकी नंबर 1 कैसे बने। यहां होता है नेशन फर्स्ट। ये बहुत बड़ा फर्क होता है। और समाज भी नेशन फर्स्ट की सोच वाले व्यक्ति को ही स्वीकार करता है। और ये राजनीतिक जीवन सरल नहीं होता है जी, जो लोग मानते हैं ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों के नसीब में है, उनको कुछ नहीं करना पड़ता, उनको मिलता रहता है। लेकिन हो सकता है कोई कारण हो गया, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन मैं जानता हूं, मेरे यहाँ एक अशोक भट्ट करके हमारे कार्यकर्ता थे, छोटे से घर में रहते थे जीवन के अंत तक, कई बार मिनिस्टर रहे थे, खुद की कोई गाड़ी वगैरह कुछ नहीं था। और पहले तो मोबाइल फोन हुआ नहीं करते थे, लैंडलाइन होती थी। आप रात में 3 बजे उनको फोन करो, आधी घंटी से वो फोन उठाते थे। और आप उनको कहो भाई, क्योंकि उस समय मैं तो राजनीति में नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ अहमदाबाद राजकोट हाईवे पर एक्सीडेंट बहुत होते थे, बगोदरा करके जगह है। तो सप्ताह में 2-3 दिन मुझे फोन आते थे कि भाई यहाँ बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं अशोक भट्ट को फोन करता था और वो कहते अच्छा
थोड़ी देर में वो निकल जाते थे, खुद के पास गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं, वो किसी को पकड़ लेंगे, ट्रक पकड़ लेंगे। जिंदगी पूरी ऐसे जीते थी। Are you all काम तो है जन सामान्य के दिलों को जीतना। चुनाव तो बाद में जीते जाते हैं, और जन सामान्य के दिल जीतने के लिए जिंदगी उनके बीच में जीनी पड़ती है जी। जिंदगी को उनके साथ जोड़ना पड़ता है, और ऐसे लोग हैं, आज भी है देश में। बन जाते हैं? आपके चाइल्डहुड में ऐसी कोई चीज थी जिसकी वजह से वो ऐसा है कि मेरा जीवन मैंने नहीं बनाया है, हालात ने बनाया है। मैं बचपन से जो जिंदगी गुजार करके आया हूं, मैं उसकी गहराई में जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अलग मेरा बचपन बीता है। लेकिन वो जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है जी। और शायद वही मेरा एक प्रकार से सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। मुसीबत यूनिवर्सिटी है मेरे लिए, जो मुझे सिखाती है। और हो सकता है कि मैंने मुसीबत को मोहब्बत करना सीख लिया है, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं उस राज्य से आता हूं जहां मैंने माताओं बहनों को सर पे घड़ा लेकर के 2-2, 3-3 किलोमीटर पानी के लिए जाते देखा है। तब मेरा मन करता है कि आजादी के 75 साल के बाद क्या मैं पानी पहुंचा सकता हूं? तो उस संवेदनाओं में से पैदा हुई मेरी ये एक्टिविटी है। योजनाएं होगी, पहले भी होगी, मैं योजनाओं को क्लेम नहीं करता। सपने पहले भी लोगों ने देखे होंगे, लेकिन मैं उन सपनों के लिए खप जाता हूं। सपने किसी के भी क्यों ना हो, लेकिन वो सपना सही है तो मेरा काम है मैं खप जाऊं, ताकि कुछ निकले देश के लिए। जब मुख्यमंत्री बना तो मेरा एक भाषण था, और सहज रूप से मैंने कहा था कि मैं मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। दूसरा, मैं मेरे लिए कुछ नहीं करूंगा। और तीसरा, मनुष्य हूं, गलती हो सकती है, बद इरादे से गलत नहीं करूंगा। और वो मैंने अपने जीवन के मंत्र बनाए हैं। गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई देवता थोड़ा हूं। क्या आपके ऐसे कोई बिलीव्स थे जो आप 10 साल 20 साल पहले मानते थे और आज वो आप नहीं मानते? दो चीजें हैं। एक तो कुछ लोग होते हैं जो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, बहती गाड़ी में जैसा ही रंग बदलना है बदलते रहते हैं। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं। मैं एक ही विचार से पला बढ़ा हूं, और अगर मेरी उस आइडियोलॉजी को बहुत कम शब्दों में अगर कहना है तो वो ये है, नेशन फर्स्ट। अगर मेरा एक टैगलाइन है नेशन फर्स्ट, तो फिर उसमें जो भी फिट बैठता है, मुझे फिर वो आइडियोलॉजी के बंधनों में बांधता नहीं है, ट्रेडिशंस के बंधनों में बांधता नहीं है। वो मुझे आगे ले जाने के लिए जरूरी होता है, तो मैं करता हूं। पुरानी चीजें छोड़नी है तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, नई चीजें स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मानदंड क्या? नेशन फर्स्ट। मेरा तराजू एक है, मैं तराजू नहीं बदलता। अगर मैं इसको थोड़ा और दूसरी तरफ लेके जाऊं, तो क्या पॉलिटिशियन की आइडियोलॉजी होती है जिसके वजह से उसे फॉलोअर्स मिलते हैं, या सोसाइटी की आइडियोलॉजी होती है जिसको पॉलिटिशियन कॉपी करते हैं और उसके वजह से उसको फॉलोअर्स मिलते हैं? आइडियोलॉजी से भी ज्यादा आइडियलिज्म का महत्व है। आइडियोलॉजी के बिना राजनीति होगी ऐसा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन आइडियलिज्म, आदर्शवाद, इसकी बहुत जरूरत होती है। जैसे
आजादी के पहले क्या आइडियोलॉजी थी भाई? आंदोलन चलता था, फ्रीडम, आजादी वही एक आइडियोलॉजी थी। गांधी जी का रास्ता जुदा था, आइडियोलॉजी आजादी। सावरकर का रास्ता अपना था, आइडियोलॉजी अलग। कौन सी? आजादी। लोग कहते हैं कि पॉलिटिशियन बनने के लिए थिक स्किन चाहिए, मोटी चमड़ी। हाउ डज वन डेवलप दिस? लोग ट्रोल करेंगे, पब्लिक में आपके बारे में बुरा कहेंगे, आपके बारे में कहानियां बनाएंगे। ये नॉर्मल आदमी के लिए एक नया एक्सपीरियंस है। ये कैसे सीख सकते हैं? राजनीति में संवेदनशील लोगों की जरूरत है। किसी का भला हो तो खुशी हो, ऐसे ऐसे लोगों की जरूरत है। दूसरा विषय है आरोप प्रत्यारोप। तो ये लोकतंत्र में आपको स्वीकार करके चलना चाहिए कि आप पर आरोप होंगे, भांति भांति के आरोप होंगे, लेकिन आप अगर सही है, आपने गलत नहीं किया है, तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होती। और सर, आपने प्री सोशल मीडिया पॉलिटिक्स में आप सीएम रह चुके हैं और पोस्ट सोशल मीडिया में आप पीएम हैं। इस दौरान पॉलिटिक्स कैसे बदला है? आपने दोनों देखे हैं, पहले वाला टाइम और आज का टाइम भी, जब सोशल मीडिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था और आज जब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर आप इसके बारे में कुछ एडवाइस दें एक युवा को जो पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं, छोटे छोटे जब बच्चों को मिलता हूं ना, तो मुझे ये सवाल पूछते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है उनके साथ गप्पे मार रहा। 8वीं 9वीं कक्षा के बच्चे कभी आ जाते हैं मिलने के लिए, तो कहते हैं साहब ये, कभी कोई बच्चे पूछते हैं आप खुद को टीवी पर देखते हैं तो कैसा लगता है, ऐसा पूछते हैं। कुछ बच्चे आगे पूछते हैं कि इतनी सारी आपको दिन रात गालियां पड़ती है, आपको कैसा लगता है? तो मैं उनको एक चुटकुला सुनाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं अहमदाबादी हूँ और हमारे अहमदाबादी लोग की अलग एक पहचान, उनके बहुत चुटकुले चलते हैं। मैंने कहा एक अहमदाबादी स्कूटर लेके जा रहा था और किसी के पास बिल्कुल टक्कर लग जाए ऐसा, तो सामने वाला गुस्से में आ गया, तो वो तू मैं शुरू हो गई। वो गालियां देने लगा। ये जो अहमदाबादी था अपना स्कूटर लेके ऐसे ही खड़ा रहा, वो गालियां देता ही जा रहा था। इतने में कोई आया, बोले यार भाई तुम कैसे इंसान हो, ये गालियां दे रहा है और तुम ऐसे ही खड़े हो। तो कह रहा है भाई दे रहा है ना, ले तो नहीं जा रहा ना कुछ। ये अहमदाबादी की टिपिकल, दे जा रहा है, कुछ ले तो नहीं जा रहा है। तो मैंने भी मन बना लिया कि ठीक है भाई, दे रहे हैं गालियां, उनके पास जो होगा वो देंगे, मेरे पास जो होगा मैं दूंगा। लेकिन आप सत्य के धरातल पर होने चाहिए। आपके दिल में पाप नहीं होना चाहिए। अगर आप, वरना, अच्छा कोई मुझे बताए साहब, आप पॉलिटिक्स में नहीं है, एक ऑफिस में काम करते हैं, क्या उस ऑफिस में ऐसा नहीं होता है क्या? एक विशाल परिवार है और उसमें भी दो भाइयों के बीच में कोई थोड़ा तनातनी हुई तो ये होता है कि नहीं होता है? तो जीवन के हर क्षेत्र में ये कम अधिक मात्रा में, लेकिन होता तो हो ही है। और इसलिए उसके आधार पर मोटी चमड़ी के होने के लिए इसे हमें नहीं सोचना चाहिए। अत्यंत संवेदनशील होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में संवेदनशीलता के बिना आप लोगों का भला नहीं कर सकते जी। और मैं मानता हूं ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है सोशल मीडिया। पहले गिने चुने लोग आपको परोसते थे, आप उसी को सत्य मानते थे, तब भी आप तो फंसे हुए ही थे। आपको कोई वेरिफिकेशन के लिए अवकाश ही नहीं था। कभी उसने कहा कि 1 लाख लोग मर गए तो आप मानते 1 लाख लोग मर गए। आज आपके पास ऑल्टरनेट है, आप वेरीफाई कर सकते हैं।
कि भाई ये बात आई है तो यहाँ कहाँ है, यहाँ कहाँ है। आपके मोबाइल फोन में हर चीज अवेलेबल है। थोड़ा ध्यान दीजिए, आप बहुत आराम से सत्य के पास पहुंच सकते हैं। और इसलिए डेमोक्रेसी को ताकत देने का काम सोशल मीडिया से हो सकता है। जो लोग आज विकृतियों के कारण कुछ गलत कर रहे हैं, तो समाज में वैसी सामान्य स्थिति में भी, मुझे तो याद है जब पहले मैं संगठन का काम करता था, कोई बात ना हो, हम जनसंघ के लोगों को तो, मैं तो उस समय राजनीति में नहीं था, ऐसी गालियां पड़ती थी, कुछ ना किया हो, कुछ भी नहीं हो, गालियां पड़ती थी। यहां तक कि अकाल आया तो भी गाली देते थे पॉलिटिशियन को। तो उस जमाने में भी ऐसा ही होता था, लेकिन तब वो प्रिंट मीडिया हुआ करता था तो उसकी उतनी ताकत थी। आज सोचे तो थोड़ा बहुत तो पहले भी था, आज भी है, लेकिन आज आपके पास सत्य खोजने के लिए बहुत बड़ा कैनवास अवेलेबल है, बहुत ऑल्टरनेट रास्ते ओपन है। और आज का नौजवान जो है ज्यादातर इन चीजों को वेरीफाई करता है। देखिए, मैं आजकल कभी बच्चों को मिलता हूं, मैं हैरान हूं, स्पेस के विषय में काफी रुचि नजर आती है। तो चंद्रयान की सफलता ने मेरे देश के नौजवानों में एक नया स्पिरिट पैदा किया है। मुझे कई बच्चे मिलते हैं, वो गगनयान के टाइम टेबल के विषय में उनको पता होता है। सोशल मीडिया की ताकत देखिए, वो फॉलो करता है कि गगनयान का क्या हो रहा है, एस्ट्रोनॉट का क्या हो रहा है, किसकी कहाँ ट्रेनिंग चल रही है। 8वीं 9वीं कक्षा के बच्चों को पता होता है। इसका मतलब यह हुआ कि सोशल मीडिया एक प्रकार से नई जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ी ताकत भी बन रही है। लेकिन मैं एक ऐसे पद पर बैठा हूं कि मुझे मेरे इमोशंस को, मेरी ये जो नेचुरल टेंडेंसी मनुष्य की होती है, उन सब से बाहर रहना होगा, सबसे ऊपर रहना होगा। अब जैसे 2002 गुजरात में चुनाव था। मेरी जिंदगी का वो सबसे बड़ा कसौटी थी। वैसे मैं, मेरे जीवन में करीब करीब चुनाव जीतने का अवसर मुझे बहुत मिला है, लड़ा तब भी और लड़ाया तब भी। तो मेरे जीवन में न टीवी देखा, रिजल्ट आ रहे थे, कुछ नहीं। 11-12 बजे मेरे घर के नीचे सीएम बंगलो के बाहर ढोल की आवाज आने लगी और मैंने लोगों को कहा 12 बजे तक मुझे कुछ जानकारी मत देना। फिर हमारे ऑपरेटर ने चिट्ठी भेजी कि साहब आप 2/3 बहुमत से आप आगे चल रहे हैं। तो मैं नहीं मानता हूं कि कुछ मेरे भीतर कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन उसको ओवर पावर करने वाला मेरे पास कोई थॉट था। तो मेरे लिए वो रेस्टलेसनेस का हो, एंजाइटी का हो, अलग हो गया। उसी प्रकार से मेरे यहां पर 5 जगह पे बम ब्लास्ट हुए। आप कल्पना कर सकते हैं कैसी स्थिति होगी एक मुख्यमंत्री के नाते। तो मैंने कहा मैं पुलिस कंट्रोल रूम में जाना चाहता हूं। तो मेरे सिक्योरिटी वालों ने मना कर दिया कि साहब अभी पता नहीं कहाँ क्या पड़ा होगा और आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा जो भी होगा मैं जाऊंगा। वो बड़े परेशान थे कि ये आखिर कर क्या, मैं आकर के गाड़ी में बैठ गया। तो वो चलती, मैंने कहा पहले अस्पताल जाऊंगा। नहीं, बोले साहब अस्पतालों में भी बम फुट रहे हैं। मैंने कहा जो होगा होगा, मैं जाऊंगा। तो मेरे भीतर उसको आप कह सकते हैं कि रेस्टलेसनेस होगा, एंग्जाइटी होगी, लेकिन मेरा तरीका ये था कि मैं अपने मिशन के साथ खप जाता था। तो मैं उसको अलग रूप में अनुभव करता हूं, शायद मुझे उसमें जिम्मेवारी का भाव आ जाता है।
मैं 24 फरवरी 2002 को जीवन में पहली बार एमएलए बना। 24 फरवरी 2002। 27 फरवरी पहली बार मैं असेंबली में गया। जीवन में पहली बार विधानसभा गृह में गया। मेरी एमएलए की आयु 3 दिन थी और अचानक गोधरा में इतना बड़ा कांड की खबर आने लगी। ट्रेन में आग लगी है, धीरे धीरे खबर आई, मरने लगा। तो मैं बहुत ही स्वाभाविक, जो भी रेस्टलेस कहो, जो भी, क्योंकि मैं चिंतित था। मैं हाउस में था, हाउस में मैं निकलते ही मैंने कहा भाई मैं गोधरा जाना चाहता हूं। तो मैंने कहा यहां से बड़ौदा जाएंगे, बड़ौदा से हम हेलीकॉप्टर लेंगे। तो बोले हेलीकॉप्टर तो है नहीं। तो मैंने कहा किसी का देखो। तो ओएनजीसी का शायद था, तो सिंगल इंजन था। तो उन्होंने मना कर दिया, वीआईपी को नहीं ले जा सकते। मैंने कहा मैं वीआईपी नहीं हूं, मैं कॉमन मैन हूं, मैं जाऊंगा। तो बड़ा झगड़ा हुआ हमारा। मैंने कहा मैं लिखित देता हूं, जो कुछ भी होगा मेरी जिम्मेवारी है, मैं सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर से जाऊंगा। और मैं गोधरा पहुंचा। अब वो दर्दनाक दृश्य, इतने डेड बॉडी है, सब कल्पना कर सकते। मैं भी इंसान हूं, मुझे भी सब कुछ हुआ जो होना था। लेकिन मुझे मालूम था कि मैं एक ऐसे पद पर बैठा हूं कि मुझे मेरे इमोशंस को, मेरी ये जो नेचुरल टेंडेंसी मनुष्य की होती है, उन सब से बाहर रहना होगा। आप ऐसे कुछ फेलियर्स के बारे में बात करना चाहेंगे? जिस दिन चंद्रयान 2 का लॉन्चिंग होने वाला था, मुझे कई लोगों ने कहा था साहब नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले साहब ये तो अनसर्टेन होता है, दुनिया में हर देश फेल जाते हैं, 4-4, 6-6 बार करने के बाद होते हैं। आप जाएंगे और कुछ हो गया तो मैंने कहा क्या है, अपयश लेने की मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। क्या मैं गया और हुआ ऐसा कि चंद्रयान लॉन्चिंग में हम लास्ट सेकंड बिखर गए। सारे वहां बैठे हुए लोग परेशान थे। प्रधानमंत्री को कहने की हिम्मत नहीं थी किसी की। लेकिन मैं टेक्नोलॉजी की जितनी समझ तो मैं देख पाता था कि हाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, नहीं चल रहा है। आखिरकार एक जो सीनियर मोस्ट थे उन्होंने आके मुझे कहा साहब चिंता मत कीजिए। सभी को मैं नमस्ते किया। मैं रात को 2 बजे कार्यक्रम था वो, मैं वहां गेस्ट हाउस पर गया, लेकिन मैं सो नहीं पाया। मैंने फिर से करीब आधे पौने घंटे के बाद सबको बुलाया। मैंने कहा देखिए अगर ये लोग थक ना गए हो तो मैं सुबह 7 बजे इनको मिलना चाहता हूँ जाने से पहले, क्योंकि देश को बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन मैं सेटबैक से रोने धोने करके जिंदगी गुजारने वालों में नहीं था। मैंने कहा मैं सुबह गया और सभी साइंटिस्टों को मैंने कहा अगर कोई फेलियर है तो जिम्मेवारी मेरी है। आपने प्रयास किया, आप निराश मत होइए। और मैंने उनका जितना भी आत्मविश्वास जगा सकता हूं मैंने जगाया और चंद्रयान 3 सफल हुआ। पॉलिटिक्स का मतलब हार जीत नहीं है, पॉलिटिक्स का मतलब सत्ता नहीं है, वो उसका एक पहलू है। चुने हुए जनप्रतिनिधि कितने होंगे देश में? मान लीजिए 10,000 एमएलए होंगे, 1-2 हजार यहां, सब लोग तो जितने, लेकिन राजनीति में सब लोगों की जरूरत होती है। दूसरा, आप पॉलिसी मेकिंग में होते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आप अपनी एक छोटी कंपनी में अच्छी चीज करके बदलाव लाएं, लेकिन अगर आपका व्यक्तित्व किसी पॉलिसी मेकर की जगह पे होगा, राजनीति में होगा, तो आप वो बदलाव पूरे देश में ला सकते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है शासन व्यवस्था में कि आप नीतियां बना सकते हैं, नीतियों को एग्जीक्यूट करके आप स्थितियां बदल सकते हो, और अगर सही दिशा में हो
और नेक ईमानदारी से करते हो तो आपको परिणाम नजर आते हैं। अब जैसे मैं बताऊं, हमारे देश में ट्राइबल के लिए तो काम हर सरकार करती आई है, लेकिन हमारे राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी वो समाज के उस तबके से आती हैं। तो मैं जब भी उनसे मिलता था तो बहुत इमोशनल हो जाती थी। आदिवासी समाज में भी अति पिछड़े जो लोग हैं उन तक कुछ पहुंचा नहीं है, और छोटे छोटे समूह है, बिखरे हुए हैं। उन्होंने मुझे कई बार कहा कुछ करना है, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे गाइड कीजिए। तो उनके मार्गदर्शन में मैंने एक स्कीम बनाई, पीएम जनमन योजना। अब ये लोग ज्यादा से ज्यादा 25 लाख लोग हैं, और वो भी 250 जगह पे हैं। पॉलिटिशियन के लिए काम का नहीं है, क्योंकि उसे वोट मिलना नहीं है, जीत हार होनी नहीं है, लेकिन जीवन के लिए बहुत बड़ा है। द्रौपदी जी उस समाज को जानती थी, उन्होंने मुझे आग्रह किया और मैंने पीएम। और आज जब मैं सुनता हूं कि साहब वहां पहले ये नहीं था, अब ये हो गया, वो नहीं था, हो गया, तो मेरे मन को एक बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जगह का क्या उपयोग हो सकता है। जिसको किसी ने नहीं पूछा उसकी पूजा करने का मुझे अवसर मिल गया। तो मैं राजनीति में अगर आप कोई अच्छे निर्णय और सही समय पर निर्णय करते हैं तो कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, इसका एक उदाहरण है जी। और सर, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट हूँ। अगर मैं पॉलिसीज़ के बारे में बात करूँगा तो आई साउंड लाइक एन इडियट। इसके लिए शायद बहुत सारे मोर एक्सपीरियंस लोग हैं। बट इफ़ आई गो बैक टू फेलियर, क्या आप और दे सकते हैं? और उनसे आपने क्या सीखा फ्रॉम फेलियर्स? बचपन में भी हो सकता है, सीएम के टाइम में, पिछले 10 साल में। वैसे मुझे सेटबैक तो बहुत आए हैं। अब जैसे मैं छोटा था, शायद प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी, और हमारे राज्य में शायद कोई सैनिक स्कूल शुरू हुआ। अब मुझे अखबार पढ़ने की आदत थी, तो अखबार पढ़ना मतलब एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ता था, कोई था बस पढ़ना मतलब पढ़ना। तो मेरे गांव में लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी में चला जाता था। तो मैंने ये सैनिक स्कूल का पढ़ा। तो फिर शायद उस समय 1 रुपया का मनी ऑर्डर करके वो सारा मंगवाया मैंने। वो सब अंग्रेजी में इतना बड़ा आया, हमें कुछ आता नहीं था। तो मेरे यहाँ एक रासबिहारी मणियार करके हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे, लेकिन मेरे घर से कोई 300-400 मीटर दूरी पर रहते थे। तो जाते आते उनका घर देखते थे, और हम उस बचपन में तो बहुत बड़े लगते थे हमें। तो एक दिन मैं उनके घर पहुंच गया। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आता है, अगर कोई मुझे समझाए तो। अब वो बड़े दयालु थे, तो कहा तुम चिंता मत कर बेटा, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा। तो उन्होंने सारा देखा और मुझे कहा देखिए ये स्कूल है, सैनिक स्कूल है, ऐसा उसका एक इंटरव्यू होता है, एग्जाम होता है, पास होता है वगैरह, जाते हैं। बाद में मैंने मेरे पिताजी को कहा, तो मेरे पिताजी ने कहा नहीं नहीं, हाँ हमारे पास पैसे वैसे नहीं है, कहीं जाना वाना नहीं है, अपने गांव में ही रहो। अब वो मेरे मन में पता नहीं, एक सैनिक स्कूल इतनी बहुत बड़ी चीज होती है देश के लिए, नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है कि शायद वो पहला ही मेरे मन में एक सेटबैक आया कि मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ। यानी जीवन में मैं से एक एक चीज देखूं। मुझे याद है, मेरे मन में इच्छा थी एक साधु जीवन जीने की इच्छा बड़ी, लेकिन मैं नहीं कर पाया। मेरा पहला प्रयास तो था कि मैं रामकृष्ण मिशन में अपने आप को जोड़ूं। स्वामी आत्मस्थानंद जी ने जो 100 साल उनके जीवन रहा, अभी स्वर्गवास हुआ, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ कहा है।
स्वामी आत्मस्थानंद जी ने, क्योंकि मैं उनके पास रहा। लेकिन रामकृष्ण मिशन के कुछ नियम थे, मैं उस क्वालिफिकेशन में बैठता नहीं था, तो मैं वहाँ फिट नहीं हुआ, तो मुझे मना कर दिया गया। लेकिन मैं निराश नहीं हुआ। मेरे लिए मेरा सपना अधूरा रह गया, लेकिन मैं निराश नहीं हुआ। मैं सेटबैक ही था मेरे जीवन में, ऐसे ही भटकता रहा, फिर और कहीं कुछ संतों महंतों को ढूंढता रहा। वहां भी कुछ सफलता नहीं मिली, एक प्रकार से मैं कह सकता हूं। तो फिर लौट के आ गया। शायद नियति ने कुछ ऐसे ही सोचा होगा, तो मुझे इस राह पर ले गई नियति। तो जीवन में सेटबैक तो आते ही हैं। आपको क्यों लगता है कि आप अनफिट है कंफर्ट के लिए? मैं जिस जीवन को जी करके आया हूं ना, इसलिए मुझे बहुत बड़ी चीजें हैं मेरे लिए। मुझे छोटा सा भी मेरे मन को संतोष देता है, क्योंकि मेरा जीवन का जो बचपन का जो व्यक्ति का एक मन तैयार हो जाता है, उससे वो बाय एंड लार्ज उसको लगता है कि संतोष है, बाय एंड लार्ज लगता है संतोष है। क्या आपको ऐसा भी लगता हो सकता है कि कंफर्ट कम्स इन द वे ऑफ अचीविंग योर एंड गोल? ज्यादातर तो मैं मानता हूं कि जीवन में कई लोग विफल इसलिए होते हैं कि वो कंफर्ट जोन के आदी हो जाते हैं। जो लोग कंफर्ट जोन से, इवन एक बड़ा उद्योगपति भी अगर रिस्क नहीं लेता है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता है, उसके कंफर्ट जोन के लेवल अलग होंगे, तो काल क्रम पे वो खत्म हो जाएगा जी। उसको बाहर आना ही पड़ेगा। और जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रगति करना चाहता है, उसने कंफर्ट जोन का आदी नहीं बनना चाहिए। रिस्क लेने की उसकी जो मनोभूमिका है, हमेशा उसका ड्राइविंग फोर्स होती है जी। और ये एंटरप्रेन्योरशिप में भी सेम थिंग है, जो ज्यादा रिस्क ले सके ही डज बेटर। क्या सर आपकी लाइफ में आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी टाइम के साथ बढ़ रही है? मुझे लगता है मेरी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, उसका अभी फुल यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, बहुत कम हुआ है। मेरी बहुत रिस्क टेकिंग कैपेसिटी शायद अनेक गुना ज्यादा होगी। इसका कारण है कि मुझे परवाह ही नहीं है। मैंने अपने विषय में कभी सोचा ही नहीं है जी। और जो खुद के लिए नहीं सोचता है, उसके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का कोई यानी बेहिसाब होती है। मेरा केस ऐसा है। अगर आप आज के दिन, आज मैं ये नहीं हूं, कल ये नहीं रहूंगा, तो मेरा क्या होगा? कोई लेना देना ही नहीं है मेरा तो। अगर आज आपके दिन में किसी चीज के बारे में नहीं सोचे, जीरो फियर, नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, और एक ऐसा डिसीजन लें जो आप अदरवाइज नहीं ले रहे हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर, कॉन्स्ट्रक्ट, गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दैट, वो एक चीज क्या होती? कि शायद मेरी और विधाएं समाप्त हो चुकी हैं। वन लाइफ वन मिशन जैसा हो गया है। इसलिए शायद मुझे, लेकिन एक चीज मैं पहले करता था, जो कभी कभी मेरा मन अभी भी करता है। मेरा एक कार्यक्रम होता था और मैंने उसको नाम दिया था, मैं मुझको मिलने जाता हूं। मैं मुझको मिलने जाता हूं, यानी कभी कभी हम खुद को ही नहीं मिलते। दुनिया को तो मिलते हैं, खुद को मिलने के लिए समय ही नहीं है। तो मैं क्या करता था, साल में कोई समय निकाल के 3-4 दिन मेरी जितना जरूरत है उतना सारा लेकर के चल पड़ता था और उस जगह पे जाके रहता था जहां कोई मनुष्य ना हो, कहीं पानी की सुविधा मिल जाए, बस ऐसी जगह में ढूंढता था, जंगलों में। उस समय तो ये मोबाइल फोन वगैरह कुछ था ही नहीं, अखबार वगैरह कुछ सवाल नहीं उठता था। तो वो जीवन का मेरा एक अलग आनंद होता था।
वो मैं कभी कभी मिस करता हूँ। और उस दौरान आपने कुछ सीखा अपने बारे में कि जब आप अपने साथ थे अकेले में, फिलॉसफी में जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन लाइफ इज व्हाई एम आई हाउ आई एम। क्या आपने कुछ सीखा अपने बारे में इन दैट टाइम कि आप ऐसे क्यों हैं? अपने आप में खो जाना, बस यही एक बात है। एक उदाहरण बताता हूँ इससे क्या हुआ। शायद 80s का कालखंड होगा। मैंने तय किया कि मैं रेगिस्तान में रहूंगा, तो मैं चल पड़ा। लेकिन रेगिस्तान में मैं भटकता ही गया, लेकिन एक दिया दिखता था, लेकिन मैं पहुंच ही नहीं पाता था। तो कोई मुझे एक कैमल वाला मिल गया। बोले, भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैंने कहा, भाई मैं रेगिस्तान में अंदर जाना चाहता हूँ। उसने कहा, ऐसा करो, अभी मेरे साथ चलो, वो जो सामने लाइट दिखती है वो एक आखिरी गांव है, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूं, रात को वहां रुक जाना, और सुबह फिर कोई वहां से तुम्हें मिल जाए तो मुझे ले गया। कोई गुलबेग करके मुस्लिम सज्जन थे, उनके यहाँ ले गए। अब वो छोटा सा गांव धोरड़ो, जो पाकिस्तान की सीमा पर भारत का आखिरी गांव है, होता है 20-25 घर और सभी मुस्लिम परिवार। तो आतिथ्य सत्कार तो हमारे देश में है ही है। उनका, भाई बच्चे तुम आओ भाई। मैंने कहा, नहीं मुझे तो जाना है। तो बोले, नहीं जा सकते रेगिस्तान में अभी। तो तुम्हें अंदाज है माइनस टेम्परेचर होगा, तुम कैसे रहोगे वहां? अभी रात को यहाँ सो जाओ, तुम्हें सुबह दिखाएंगे। खैर रात को मैं उनके यहाँ रुका, उन्होंने खाना वाना खिलाया। मैंने कहा, भाई मुझे तो अकेले रहना है, कोई चाहिए नहीं मुझे। बोले, तुम अकेले रह ही नहीं सकते, तुम यहाँ एक हमारा छोटा सा झोपड़ी है, तुम वहां रहो और उस दिन में चले जाना तुम रण में, रात को वापिस आ जाना। मैं गया, वो वाइट रण था और कल्पना बाहर का। वो एक दृश्य ने मेरे मन को इतना छू लिया। जो चीजें मैंने मेरे हिमालयन लाइफ में अनुभव की थी, बर्फ की चट्टानों के बीच में जिंदगी गुजारना, यहां मैं वो ही दृश्य अनुभव कर रहा था और मुझे एक स्पिरिचुअल फीलिंग आता था। लेकिन वो जो दृश्य मेरे मन में था, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने वहां एक रणोत्सव बड़ा इवेंट बना दिया और आज वो टूरिज्म का बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन गया है और अभी ग्लोबली बेस्ट टूरिस्ट विलेज का उसको दुनिया में नंबर 1 इनाम मिला है उसको। जब हमारी माताजी का 100 साल हुआ तो मैं मां को पैर छूने के लिए गया था। अब 100 साल की उम्र, मेरी मां पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको कुछ भी पढ़ा वो ज्ञान नहीं था, यानी अक्षर ज्ञान नहीं था। तो मैंने जाते जाते कहा कि मां मुझे तो निकलना पड़ेगा, मेरा काम है, मेरे लिए कुछ। तो मैं हैरान था, मेरी मां ने 2 वाक्य कहे, बड़े ही, यानी एक जिसको कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, वो मां कहती है, काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। अब ये वाक्य उनके मुंह से निकलना, ये मेरे लिए बड़ा, यानी एक प्रकार से बहुत बड़ा खजाना था। काम करो बुद्धि, गुजराती में बोल रही थी वो, लेकिन उसका मतलब ये था, काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। तो मैं सोचता था कि परमात्मा ने इस मां को क्या कुछ नहीं दिया होगा, क्या विशेषता होगी
तो कभी लगता है कि मैं इसके पास कभी रहता तो मैं शायद ऐसी बहुत सी चीजें निकाल सकता था, जान सकता था। तो कमी महसूस होती कि ऐसा मेरा संवाद बहुत कम हुआ, क्योंकि मैं जाता था साल में 1-2 बार। अच्छा, माँ कभी बीमार नहीं हुई माँ को, और कभी जाता था तो भी पूछती थी मुझे कि भाई तुम्हें काम होगा, जाओ जल्दी तुम। अरे इस प्रकार का उनका नेचर था। मेरे गांव में एक डॉक्टर बसंत भाई परीख थे। अच्छे डॉक्टर थे, आंखों के, और सेवाभावी थे, अच्छे ऑरेटर भी थे, और हिंदी में अच्छा बोलते थे, वो गुजराती भी ऐसा बोलते थे। उन्होंने एक बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना तय किया, और हम सब वानर सेना जिसको कहे, बाल सेना, वो भी झंडा लेके घूमते थे। मोटा मोटा मुझे याद है, उन्होंने लोगों से 1-1 रुपया लिया था चुनाव लड़ने के लिए, और फिर उन्होंने सार्वजनिक सभा में हिसाब दिया था कि कितना पैसा मिला, और शायद वो 250 रुपया खर्च हुआ था उनका चुनाव, और बहुत कम वोट से जीते थे, लेकिन जीत गए थे। तो ऐसा नहीं है कि समाज सत्य को नहीं जानता है। आप में धैर्य चाहिए, आपका समर्पण चाहिए। दूसरा, ये कॉन्ट्रैक्ट का भाव नहीं चाहिए कि मैं इतना करता हूं तो मुझे वोट मिलने चाहिए, फिर आप सफल नहीं होते जीवन में। इसलिए मैंने कहा, राजनीति को ये जो चुनाव, एमएलए, एमपी, इसी में बांध करके रखा है, बाहर निकले। हम समाज जीवन के साथ जुड़े हुए किसी भी काम से लग जाएं, वो राजनीतिक प्रभाव पैदा करता ही करता है। कोई अगर एक छोटा सा आश्रम भी चलाता है, बच्चियों की शिक्षा का काम करता है, स्वयं चुनाव नहीं लड़ता है, लेकिन उसके प्रयासों का एक परिणाम होता है कि राजनीतिक परिणाम निकलते हैं। और इसलिए राजनीति को बहुत बड़े कैनवास पर देखने की आवश्यकता है। और कभी कभी तो मैं कहता हूं, डेमोक्रेसी में वोटर स्वयं भी इन ए वे पॉलिटिशियन है। वो अपना वोट देता है तब अपना माइंड अप्लाई करता है, इसको दूं, इसको न दूं। जिसको न दूं उसके प्रति उसके मन में कोई भाव पड़ा है, जिसको दूं उसके लिए मन में भाव पड़ा है। इसलिए डेमोक्रेसी में, मेरे केस में मैं अनुभव करता हूं कि मुझे, भले मैं राजनीति में हूं, लेकिन जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियन जिसको कहते हैं, वैसा मैं नहीं हूं। चुनाव के समय ही मुझे ये राजनीतिक भाषण करने पड़ते हैं, ये मेरी मजबूरी है। मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन करना पड़ता है, एक ऐसी मजबूरी है। मेरा पूरा समय चुनाव के सिवाय गवर्नेंस पे होता है, और जब मैं सत्ता में नहीं था तो मेरा पूरा समय संगठन पे होता था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे। मैं अपने कार्यकर्ताओं के जीवन को गढ़ने के लिए खपा रहता था। उनको पूछा, मैंने कहा भाई, तब तक भूकंप को 9 महीने हो चुके थे, मैं अक्टूबर महीने में गया था, तो उन्होंने कहा साहब मार्च महीने तक ये होगा। मैंने कहा भाई, ये मार्च महीना तुम्हारे दिमाग में जो ये सरकारी जो ईयर है बजट के कारण, फाइनेंशियल ईयर, उससे बाहर निकलो। मुझे बताओ 26 जनवरी के पहले क्या करोगे, क्योंकि देश 26 जनवरी को आकर के देखेगा कि 1 साल में क्या हुआ। तो हमारा टारगेट, इसलिए मैंने कहा मुझे दिसंबर एंड का टारगेट दो। तो अफसरों ने, फिर मैंने कहा कि चलिए भाई, 43 तालुका थे, मैंने कहा हर अफसर एक तालुका का इंचार्ज, और आप उस ब्लॉक के चीफ मिनिस्टर हो, जाइए और वहां मुझे काम करके दिखाइए। फ्राइडे को जाना है, मंडे को मैं पूछूंगा क्या किया। सब जाकर के वापस आए, पहली मीटिंग हुई। मीटिंग में कहते साहब
ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? बोले साहब ये नियम ऐसा है कि हो। मैंने कहा नियम किसने बनाया? तो बोले हमने बनाया। मैंने कहा अब आपको जमीन पर गए तो आपको पता चला कि सामान्य मानवी की मुसीबत क्या है। मैंने कहा अब नियम बदलो, और सारे नियम उन्हीं लोगों ने बदले और तेजी से काम हुआ। और जब जनवरी महीने में देश भर के दुनिया भर का मीडिया वहां गया तो उसने लगा कि भाई, तो अब मैं वहां पॉलिटिक्स नहीं कर रहा था, मैं टीम स्पिरिट से सबको मोटिवेट करते हुए एक परिणाम की तरफ ले जा। मैं अनुभवी नहीं था, मैं नया था, मुझे सरकार चलाने का कोई ज्ञान नहीं था। मैं यहां दिल्ली में आया तो दिल्ली में मैंने एक मेरे सचिवों को एक दिन बुलाया। मैंने कहा मेरी एक इच्छा है, आप करोगे काम? बोले नहीं, आप सब बताइए जो। मैंने कहा कि आप सब लोग अपने परिवार के साथ 2-3 दिन की छुट्टी लीजिए। तो उनको लगा ये प्राइम मिनिस्टर छुट्टी क्या? मैंने कहा लेकिन छुट्टी में काम करना है। आप जब आईएएस अफसर बने और पहली जो जॉब की थी जिस गांव में, वहां जाइए, 2 रात वहां रुकिए, अपने बच्चों वगैरह ले गया और अपनी पत्नी को, बच्चों को बताइए कि भाई इस ऑफिस में मैं बैठता था, यहां पंखा भी नहीं था, एम्बेसडर गाड़ी एक थी तो 4 लोग जाते थे, सारा दिखाओ और फिर आगे हम बात करेंगे। गए सब लोग, आए। मैंने कहा साहब आप हो आए? बोले साहब हो आए। पुराने लोग मिले? बोले मिले। मैंने कहा मेरा आपसे एक बड़ा गंभीर सवाल है। जिस जगह पर आप गए, नौकरी की शुरुआत की थी आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, आप तो वहां से यहां पहुंच गए। 25 साल पहले जो गांव था वैसा ही है कि बदला हुआ है? उनको सबको चोट पहुंची। उनको लगा हाँ साहब वो तो वैसे के वैसे हैं। मैंने कहा मुझे बताइए कौन जिम्मेवार? तो मैंने उनको कुछ बुरा बुरा नहीं कहा, मैंने उनको मोटिवेट किया, रियलिटी से परिचित करवाया, उनको दुनिया को ले गया मैं वापिस 25 साल पहले। तो मेरा काम करने का तरीका, मुझे कभी किसी को अपशब्द नहीं कहना पड़ता, किसी को डांटना नहीं पड़ता है। मैं इसे इन तरीकों से काम किया और टेक्नोलॉजी का एक उपयोग हुआ। अब यूपीआई आप देखिए, पूरी दुनिया के लिए अजूबा है जी। दुनिया के मेहमान आते हैं तो पूछते हैं कि भाई यूपीआई कैसे काम करे। मैं उनको कहता हूं जरा वो किसी वेंडर के यहां हो आओ भाई। फिनटेक की दुनिया में और टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कैसे किया जाता है, ये दुनिया के सामने भारत ने एक उदाहरण पेश किया है। आज देश के नौजवानों के जेब में एक मोबाइल फोन हो, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। और मेरे देश के नौजवान याद रखेंगे कभी न कभी कि भाई एक ऐसी सरकार आई थी जो पूरी दुनिया मेरे जेब में थी, मेरे मोबाइल में थी। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। देश ने सेपरेट इनोवेशन के लिए कमीशन बनाया है। मैंने इनोवेशन के लिए अलग फंड निकाला है। नौजवान रिस्क ले, उसको लगना चाहिए भाई भले मैं फैल जाऊंगा तो भी कोई, मैं भूखा नहीं मरूंगा, कोई है मेरी चिंता करेगा। मैं एक बार गया था ताइवान। तो मेरा स्वभाव एक स्टूडेंट का है, मेरे भीतर कोई चीज एक है क्वालिटी, तो मैं कह सकता हूँ विद्यार्थी मेरे अंदर जिंदा है। तो मैं वहां सब नेताओं से मिला, मैं वहां, और मैं इतना प्रसन्न था कि जितने भी इनके लीडर्स थे, अगर ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर था तो उसने दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में ट्रांसपोर्ट में पीएचडी किया हुआ था। यानी जिस विषय का वो मिनिस्टर था उस विषय का वो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी का वो पीएचडी किया हुआ व्यक्ति था। ये चीज मेरे मन को बड़ा प्रभाव कर गया। मेरे देश में भी मैं ऐसा यूथ चाहता हूं जो देश को उस लेवल पे ले जा। वही ताइवान में मैं गया था तो मेरा एक इंटरप्रेटर था, वो क्वालिफाइड इंजीनियर था और अच्छा पढ़ा लिखा था। तो इंटरप्रेटर के रूप में वहां की सरकार ने मेरे साथ लगाया था
और मेरी 10 दिन का टूर था ताइवान का। मैं उस सरकार के मेहमान था। ये भी मेरे मुख्यमंत्री बनने की पहले की बात है। तो आखिर के दिनों में उसने मुझे पूछा कि साहब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो। नहीं, मैंने कहा भैया अपने इतने दिनों से साथ रह रहे, बुरा क्या माने, आप पूछिए ना। नहीं बोले आपको बुरा लग जाएगा। नहीं, वो टालता रहा। मैंने कहा ऐसा मत करो भाई, तुम्हारे मन में कुछ है, तुम पूछो। तो उसने मुझे पूछा कि साहब क्या अभी भी हिंदुस्तान में काला जादू चलता है? अभी भी हिंदुस्तान में सांप सपेरे होते हैं? अभी भी उस बेचारे के मन में हिंदुस्तान की ये छवि थी। इतने दिन में उसके साथ रहा, मैं टेक्नोलॉजी की चर्चा करता था, फिर भी उसके मन में ये था। मैंने उसको मजाक में लिया। मैंने कहा देखिए भाई, अब तो हमारे पूर्वज तो सांप वाप के साथ खेल खेलते थे, हम लोग नहीं खेल पाते, हम अब माउस के साथ खेलते हैं। और मैंने कहा मेरे देश का हर बच्चा माउस खेलता है। मैंने कहा मेरे देश की ताकत उस माउस में है। वो सांप सपेरे वाला हिंदुस्तान अलग। पॉलिटिक्स, कंपटीशन इज अ गुड थिंग इन माय वर्ल्ड। क्या आपकी दुनिया में भी कंपटीशन अच्छी बात है? मैं इसको थोड़ा 2-3 अलग अलग चीजें बताना चाहूंगा। मैं पब्लिकली कहता था कि आप पछताओगे अगर हिंदुस्तान वापस नहीं आओगे। हो सके उतना जल्दी एक पैर तो रख दो, युग बदलने वाला है, ऐसा मैं कहता था। और मुझे याद है जब बीच में आपने मुझे सवाल पूछा था सेटबैक, मैं मुख्यमंत्री था एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट का, और अमेरिकन सरकार ने मुझे वीजा देने से मना कर दिया था। व्यक्ति के जीवन में तो मेरे लिए कोई अमेरिका जाना नहीं जाना कोई बड़ी चीज है, मैं पहले वीजा चुका था, तो बहुत मेरे थे। लेकिन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और एक स्टेट का अपमान, एक देश का अपमान मैं फील करता था, और मुझे मन में कसक थी कि क्या हो रहा है। जस्ट कुछ लोगों ने झूठ चला दिया, इसलिए ये निर्णय हो गया दुनिया में, ऐसे चलती है दुनिया। मेरे मन में एक भाव था। लेकिन उस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने कहा कि आज अमेरिकन गवर्नमेंट ने मेरा वीजा रद्द किया है। जो कहना था मैंने कहा, लेकिन मैंने एक बात कही, मुझे कुछ सवाल पूछा गया। मैंने कहा देखिए, मैं अब ऐसा हिंदुस्तान देखता हूं कि दुनिया वीजा के लिए लाइन में खड़ी रहेगी। ये 2005 का मेरा स्टेटमेंट है और आज 2025 में हम पहुंच रहे हैं। मैं बोल रहा हूं तो मुझे दिखता भी है कि अब समय भारत का है। मेरा यूथ जो है, मेरा देश का कॉमन मैन है। मैं अभी कुवैत गया तो मैं वहां लेबर कॉलोनी में गया था, तो सब मजदूर परिवारों से मिल रहा था। ये मजदूर वो हैं जो 10-10, 15-15 साल पहले वहां गए हुए हैं, तो अब शादी ब्याह में घर आते होंगे, उससे ज्यादा उनका नाता नहीं है। एक मजदूर ने मेरे से कहा, वो बहुत कोई इंटीरियर इलाके में था, बोले हमारे यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब होगा? कुवैत में मजदूरी करने वाला 15 साल पहले हिंदुस्तान छोड़ के गया हुआ इंसान अपने डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ड्रीम देखता है। ये एस्पिरेशन जो है ना, वो मेरे देश को 2047 में विकसित बनाएगा। आज भारत के हर यूथ में ये एस्पिरेशन है। आप देखिए, मान लीजिए कहीं झगड़ा हो गया है या कुछ हुआ और वहां बिल्कुल अनपढ़ 4 लोग होते हैं, कोई महिला होगी, बुजुर्ग होगी, और आप माइक लेके खड़े हो जाओ, वो फटाफट बताने लगते हैं, ऐसा हुआ, आगे ऐसे लगी, ठीक ना हुआ बोला। आप देखते होंगे इतने बढ़िया शब्द होते हैं, बढ़िया एक्सप्रेशन होते हैं, बढ़िया नरेशन होता है। क्यों? सेल्फ एक्सपीरियंस होता है। आप जब अपने भीतर से चीजें निकलती हैं, डिलीवरी की स्टाइल क्या है, डायलॉग डिलीवरी कैसे करते हैं, उसका महत्व नहीं है। आप जो बता रहे हैं
उसमें अनुभव की कोई ताकत है कि नहीं है, आप स्वयं बताते समय कन्विंस है कि नहीं है। क्या आपको वो फीलिंग अंदर आती है जब वो आप किसी सैड की थिंग के बारे में बातें कर रहे हैं, तो डू यू फील सैड एट दैट? यस, आपने देखा होगा कि मैं, बहुत लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन ज्यादातर मैं गरीब की बात करता हूँ तो मुझे अपने आप को रोकना पड़ता है, मैं इमोशनल हो जाता हूँ। अखबार में तो मेरी बड़ी आलोचना हो जाती है, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। समाज जीवन की ऐसी स्थितियों को जब देखता हूँ, उनको याद करता हूँ, तो मेरे मन में स्वाभाविक वो भाव जगता है। और सर, अगर आप जो भी आपने लाइफ में सीखा है, इतना एक्सपीरियंस है आपका, अगर आप इसी नॉलेज के साथ अपने 20-year-old वर्जन को कुछ बोल सके एक चीज, तो आप क्या बोलेंगे? जो नौजवान है, मैं उनको उपदेश देने के लिए अपने आप को योग्य नहीं मानता, और न ही आदेश देने का मुझे कोई हक है। पर मैं इतना कहूंगा कि मेरे देश के नौजवानों के प्रति बहुत भरोसा है। एक गांव का बच्चा, मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं स्टार्टअप करूंगा, 3 स्टार्टअप फेल हो जाएंगे। मुझे याद है मैंने पहली स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस की, तब तो स्टार्टअप शब्द भी हमारे देश में नया था, लेकिन मुझे पता था कि इसकी ताकत क्या है। तो एक बेटी, मैंने कुछ स्टार्टअप जिन्होंने शुरू किया तो उनको अपने अनुभव सुनाने के लिए कहा था, तो एक बेटी खड़ी हुई, तो बोले मैं अपना अनुभव बताती हूँ। वो बोले, वो बंगाली थी, कलकत्ता की थी, बोले मैंने स्टार्टअप शुरू किया, फिर मैं अपनी माँ को मिलने गई, अब मैंने कहा मैंने तो नौकरी छोड़ दी है। तो बोले क्या करोगी? तो बोले मैंने स्टार्टअप शुरू किया है। स्टार्टअप? सर्वनाश! उसने ऐसा बड़ा ड्रामेटिक वे में उसने पेश किया था। एक समय था कि स्टार्टअप मतलब सर्वनाश को समझने की कोशिश कर रहा था। पहले और दूसरे टर्म में मैं बीते हुए कल के संदर्भ में सोचता था कि पहले यहां थे, अब यहां जाएंगे, पहले इतना होता था, अब इतना करेंगे। तीसरे टर्म में मेरी सोच का दायरा बदल चुका है, मेरा हौसला ज्यादा बुलंद हो चुका है, मेरे सपनों का विस्तार हो चुका है, मेरे अरमान बढ़ते चले जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि मुझे 2047 विकसित भारत मतलब कि भाषण नहीं है जी, एक एक चीज को, समस्याओं से मुक्ति, टॉयलेट 100% हो जाना चाहिए, बिजली 100% होनी चाहिए, नल से जल 100% हो जाना चाहिए। सामान्य मानवी को अपनी सरकार से मांगने के लिए भीख मांगनी पड़े क्या? ये कोई अंग्रेजों का राज है क्या? उसका हक है। 100% डिलीवरी होनी चाहिए, 100% लाभार्थियों को होनी चाहिए, 100% बेनिफिट पहुंचने चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होगा। और वही तो सच्चा सामाजिक न्याय है, वही सच्चा सेक्युलरिज्म है। तो उन चीजों पे मैं बल देता रहता हूं, और उसका ड्राइविंग फोर्स है एस्पिरेशनल इंडिया। मेरे लिए एआई का मतलब है एस्पिरेशनल इंडिया। और इसलिए अब मैं सोचता हूं कि मेरा 2047 में यहां है, तो मैं 2025 में यहां हूं, तो अभी कितना बाकी रहा। पहले सोचता था पहले से कितना आगे ही निकला, अब सोच रहा हूं यहां हूं, कल तक कहां पहुंचूंगा। देखिए, आप जो कह रहे हैं वो कैंडिडेट बनने के क्वालिफिकेशन बोल रहे हैं। हाँ, करेक्ट। पॉलिटिशियन बनने के नहीं कह रहे हैं आप। राइट। पॉलिटिशियन बनने के लिए तो बहुत क्वालिफिकेशन चाहिए। आपको हर पल
हजारों आंखें देखती हैं। आपका एक शब्द इधर उधर हो जाए तो आपकी 10 साल की तपस्या मिट्टी में मिल जाती है। मैं देश के नौजवानों से कहूंगा कि आप राजनीति को बुरा मत मानिए, और चुनाव ही राजनीति है, इसलिए मर्यादा में मत सहिए। राजनीतिक क्षेत्र, सार्वजनिक जीवन में आइए, एक बार किसी भी रूप में आइए। और आज देश को लीडरशिप चाहिए जो रचनात्मकता की कोख से पैदा हुई हो। आंदोलन के कोख से पैदा हुए राजनेता अलग प्रकार का मॉडल बनता है। आजादी के आंदोलन में रचनात्मकता भी थी, तो एक अलग प्रकार का लौट मिला। अब देश को रचनात्मकता यानी कुछ क्रिएटिव सोचने वाले, नया करने वाले, खुद को तैयार करने वाले, सुख दुख समझने वाले, रास्ते निकालने वाले, दूसरे को नीचा दिखाने वाले नहीं, देश के लिए रास्ता निकालने वाले, ऐसे बहुत बड़े वर्ग की जरूरत है देश को। आज नहीं है, समय नहीं।